जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। पारसनाथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, यानी लाइट के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रकाश हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश के बिना हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब प्रकाश है क्या, इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम बोले कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, तब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि ऊर्जा है क्या, है ना। अब ध्यान दीजिए, हम जो आपके सामने बोल पा रहे हैं, हमारी बॉडी में ऐसा क्या है जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं। यानी हमारी बॉडी में कुछ न कुछ है जिसके कारण हम कार्य कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आपको हम यहाँ बोर्ड में लिख दे पा रहे हैं ना, कुछ न कुछ कर रहे हैं। किसके द्वारा? ऊर्जा के द्वारा। तो हम कह सकते हैं जिसके कारण कार्य करने की क्षमता आ जाता है, अर्थात कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो प्रकाश भी क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। तो आप शायद ये भी सोच रहे होंगे, तो प्रकाश यदि ऊर्जा का एक रूप है तो क्या हमारे तरह प्रकाश भी कोई कार्य करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। वैसे देखने से तो लगता है कि वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको हम समझते हैं पूरा डिटेल से। ठीक है, अब देखिए प्रकाश कैसे कार्य करेगा। अब आप कहेंगे ये आपका जो मार्कर है ना, ये उठा के फेंक देगा प्रकाश। जैसे हम उठा के फेंक दिए, ये कार्य हो गया। लिख रहे हैं, ये कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। हम आपके साथ बातें कर रहे हैं, ये भी क्या है? काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ऊर्जा है, यानी एनर्जी है। अब एक एक चीज को क्लियर करेंगे। क्लास भले एक क्लास में हम खत्म नहीं करेंगे, इसको 2-3 क्लास ले जाएंगे, ताकि आपको पूरा बेसिक मजबूत कर दें, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के बारे में तो अभी आप जान लिए कि ऊर्जा का एक रूप है और प्रकाश से भी कार्य किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, आप सोलर प्लेट तो आप देखे होंगे, जिससे आप बैटरी चार्ज करते हैं, यानी सोलर पैनल तो देखे होंगे। मान लिया जाए सोलर प्लेट है, ये बैटरी है आपका। ये क्या है? ये बैटरी है। ठीक है, अब सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ा? सूर्य का प्रकाश पड़ गया। ये सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ा? पड़ गया, देखिए सोलर प्लेट पर, है ना। और यहां से तार का कनेक्शन करके लाए और हम बैटरी को चार्ज कर दिए। बैटरी को चार्ज कर दिए तो बैटरी जो चार्ज हुआ, चार्ज क्या है? यहाँ वहां आवेश है। क्या है? आवेश है। और क्या है? उससे कुछ न कुछ कार्य तो किया जा सकता है। जैसे कि आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, है ना, लाइट जला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, यहां तक कि आप पानी भी कुआं से उठा सकते हैं पंप के द्वारा। इसकी मदद से, चार्ज की मदद से। और ये चार्ज कहां से आया? प्रकाश से। प्रकाश कहां से? सूर्य से। तो हम ये कह सकते हैं दुनिया में सबसे बड़ा ऊर्जा का यदि कोई स्रोत है तो प्रकाश ही है, सूर्य का प्रकाश है। क्या? सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य के प्रकाश के बारे में अब इतना तो समझ गए। ध्यान दीजिएगा, सूर्य के जो प्रकाश है ना, छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करते हैं। छोटे छोटे जो कणों हैं, कणों के गुच्छे के रूप में गमन करते हैं, है ना। इसको हम बंडल कहते हैं। और प्रत्येक छोटा कण को हम लोग फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। देखिए, ये प्रकाश का एकदम छोटा छोटा बहुत सारा गुच्छा है, यानी बंडल है ना। छोटा छोटा, इतना छोटा है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं। देखिए, प्रकाश का कण बहुत ही छोटा छोटा कण है। प्रकाश क्या है? बहुत ही छोटा छोटा कण का बंडल है, यानी गुच्छा है। उस तरह से वो गमन करते हैं और प्रत्येक छोटा कण को हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। देखिए, मान लिया जाए ये प्रकाश का ये सीधी लाइन है। क्या है? प्रकाश की सीधी लाइन कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में। यहाँ छोटा छोटा बिंदु है, छोटा छोटा बिंदु से मिलकर एक लाइन बन गया, है ना। तो छोटा छोटा बिंदु का जो गुच्छा है, यानी छोटा छोटा जो कण का जो गुच्छा है, यानी बंडल के रूप में चलेगा, गुच्छा के रूप में, उससे हम क्या कहेंगे? प्रत्येक छोटा कण को फोटोन कहेंगे। याद रखिएगा, प्रत्येक छोटा कण जो होगा ये क्या कहलाएगा? फोटोन कहलाएगा। ठीक है, फोटोन कहलाएगा। और एक रोचक बात यह भी है कि प्रकाश के वेग का गणना सबसे पहले किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोमर। क्या था? रोमर। तो हम कह सकते हैं प्रकाश के वेग की गणना किसने किया था? सबसे पहले रोमर ने। ठीक है, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? रोमर ने। ध्यान दीजिएगा, जब पूरा क्लास खत्म हो जाएगा तो दूसरा वीडियो में हम आएंगे और सारा चीज लिखेंगे। आज हम केवल आपको बेसिक चीज आपको दे रहे हैं, जो
आप भली भांति शायद उससे परिचित नहीं होंगे, उसके बारे में शायद आप अच्छा से नहीं जान पा रहे होंगे। आज प्रकाश के बारे में बढ़िया से जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये तो आपको पता चल गया कि प्रकाश वैसे पता नहीं चलता है, लेकिन छोटे छोटे कण का ये गुच्छा है ना, छोटे छोटे ये बंडल हैं, छोटे छोटे कणों का क्या है, एक बंडल है, और वही बंडल क्या कहलाता है, फोटोन कहलाता है। ठीक है, तो ये फोटोन कहलाता है। और प्रकाश का जो वेग है उसका गणना सबसे पहले किसने किया था, रोमर ने। कौन, रोमर। अब एक बात और, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रकाश का जो स्पीड है यानी चाल, किस रफ्तार से वो आता होगा सूर्य के यहाँ धरती तक, सूर्य से यहाँ धरती तक पहुंचने में क्या उसे समय लगता होगा? हाँ, बिल्कुल लगता है। तो उसका स्पीड कितना होता है, उसका चाल कितना होता है, यानी उसका वेग कितना होता है ना, कह सकते हैं। अब प्रकाश का वेग क्या है निर्वात में, निर्वात में कितना होता है प्रकाश का वेग, एक एक चीज को आप नोट करते जाइएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग, वेग यानी चाल, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इतना होता है प्रकाश का चाल। अब इसको हम यदि किलोमीटर में चेंज करते हैं तो हो जाता है 3 लाख, कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब जरा सोचिए, बहुत ही आश्चर्य की बात है, 1 सेकेंड में प्रकाश कितना दूर आ सकता है। मान लिया जा ये सूर्य है, क्या है, सूर्य है। यहां से प्रकाश निकलने के बाद 1 मिनट में, 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकता है वो प्रकाश। 1 सेकेंड में कितना, 3 लाख किलोमीटर जा सकता है। अब कल्पना करेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। कल्पना करके देखिए कितना आश्चर्य है ना, कि 3 लाख किलोमीटर जाएगा मात्र 1 सेकेंड में, कितना ज्यादा स्पीड है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का वेग कहाँ होता है, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, ये निर्वात क्या है। देखिए, निर्वात को हम वैक्यूम कहते हैं इंग्लिश में। निर्वात का मतलब वहां खाली स्थान है, वहां हवा वगैरह कुछ भी नहीं है। मान लिया जाए एक हम यहाँ कोई बोतल ले लेंगे, है ना, और ये खाली बोतल है और यहाँ ढक्कन बंद है, ढक्कन बंद है, इसका मतलब अंदर में कुछ हवा वगैरह है, खाली स्थान तो पूरा नहीं रहेगा। अब हम क्या करेंगे, वायु चूसक पंप से ये सारा हवा चूस के यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो ये खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ये जब खाली हो जाएगा, यहाँ कोई भी चीज नहीं रहेगा, तब उसे हम क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे, है ना, इसे हम क्या कहेंगे, निर्वात। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका निर्वात हो गया। अब प्रत्येक परिभाषा को यदि हम लिखने लगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि लिखा हुआ तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन आप सीखेंगे ये बड़ी बात है ना। इसलिए हम समझाने पर जोर दे रहे हैं, और हम जितना बात बोल रहे हैं आप जो है पॉज कर करके उसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद जब ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अगला वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रत्येक पॉइंट को लिखाएंगे, ठीक है, और बोर्ड में लिखेंगे और क्लियर करेंगे। अब यहां पता चल गया प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, जो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है ना। ये प्रकाश तो हो गया, प्रकाश का चाल भी आपने देख भी लिया, और प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है ये भी देख लिए, और प्रकाश के द्वारा बहुत सारा कार्य होता है ये भी आप देख लिए। अब जरा कल्पना कीजिए, मान लिया जाए सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो क्या पेड़ पौधे होते, मान लिया जाए पेड़ पौधे होते भी तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया कैसे होता, और प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं होने पर क्या वे पेड़ पौधे भोजन बना पाते, और यदि वो भोजन नहीं बना पाते तो आखिर हम लोग किस पर डिपेंड है, पेड़ पौधे पर, है ना। तो हम लोग को भोजन कहाँ से मिलता, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के बिना हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, यानी हमारे जीवन में प्रकाश कितना इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए प्रकाश को जानना अति महत्वपूर्ण है। प्रकाश के कारण ही कोई भी चीजें, कोई भी वस्तुएं दृश्यमान होते हैं। क्या होते हैं, दृश्यमान, यानी उससे हम देख पाते हैं। प्रकाश नहीं होगा तो क्या हम किसी को देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश क्या करते हैं, दृश्यमान होते हैं, और हमें उस कोई भी चीज दिखाई देते हैं प्रकाश के कारण ही, ठीक है। अब प्रकाश के द्वारा तो हम देख लेते हैं, अब आगे हम चलते हैं, प्रकाश को समझिए। यहां तक हम, इससे हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रकाश एक
विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है ना। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह ये कार्य करते हैं, इसलिए इसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। और आप लोगों ने ये भी देखा कि ये छोटे छोटे कणों के समूह के रूप में चलते हैं, है ना। और ये जो कण है, छोटा छोटा कण है, उसे हम क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या है, ये चीज जानेंगे। अभी आप लोगों ने देखा कि प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में सबसे अधिक होता है। अब ध्यान दीजिएगा, वहां कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, निर्वात में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, क्योंकि वो खाली स्थान है, यानी उसका घनत्व तो कम है। हम कह सकते हैं जहां घनत्व कम होता है वहां प्रकाश का वेग अत्यधिक तीव्र होता है ना। तो आप देखिए, ये निर्वात क्या है? वहां खाली स्थान है, यानी वहां हवा नहीं है। और जहां हवा नहीं है वहां भी प्रकाश पहुंच पा रहा है, मतलब बिल्कुल खाली स्थान, वहां हवा वगैरह कुछ भी नहीं है। और प्रकाश का वेग सबसे अधिक यदि होता है तो कहाँ होता है? निर्वात में होता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वहां घनत्व तो बिल्कुल नहीं है, जीरो है। और जहां घनत्व कम रहेगा वहां प्रकाश का वेग अत्यधिक होगा, क्योंकि उसे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम चाहें तो एक बोर्ड से टकरा जाएंगे, है ना। अब ये बोर्ड हमको रोकने का कोशिश कर रहा है, हम इधर फोड़ के तो आगे नहीं निकल सकते ना। देखिए, निकल सक रहे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे समझिए कि इसका घनत्व तो ज्यादा है और हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो मान लिया जाए घनत्व जब ज्यादा रहता है तो प्रकाश का वेग क्या होगा? निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। निर्वात में घनत्व बिल्कुल शून्य होता है, ठीक है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ते जाएगा प्रकाश का वेग घटता जाएगा, प्रकाश का वेग घटता जाएगा। आप देखे होंगे तारे को टिमटिमाते हुए। अब इसके पीछे क्या कारण है अभी हम समझते हैं। तारे को टिमटिमाने से पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के बारे में जानेंगे, फिर अपवर्तन के बारे में जानेंगे, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, है ना। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ कह लीजिए या सतह कह लीजिए। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का किरण कोई न कोई वस्तु से टकराएगा। टकराने के बाद जब वो प्रकाश लौट आएगा ना, मान लिया जाए कोई चमकीला सतह है, मान लिया जाए ये दर्पण है। देखिए, दाईं तरफ हम क्या करेंगे? पेंट कर देंगे, है ना। पेंट कर देंगे। पेंट करने के बाद ये हो जाएगा अपारदर्शी, मतलब इसमें पार नहीं हो सकता है। क्या नहीं पार हो सकता है? किरण। तो इसको हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी। अब हम क्या करेंगे? यहां से कोई ना कोई किरण को भेज देंगे, भेजने के बाद ये लौट आएगा, है ना। तो ये सतह हो गया। जो जिस सतह से प्रकाश जिस सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट आए, मतलब इधर से गया था और इधर ही आ गया, क्रॉस नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा था। घनत्व ज्यादा कैसे हुआ? क्योंकि यहां हम लोग पेंट कर दिए हैं। और जब समतल दर्पण को पेंट करते हैं किसी से? सिल्वर ब्रोमाइड से। किस पर? सिल्वर ब्रोमाइड से, याद रखिएगा। अब ये प्रकाश की किरण जो है ऐसे आई और ऐसे निकल गई, यानी किसी न किसी सतह से टकराई। तो वह सतह जिस पर प्रकाश की किरण पड़ने के बाद वह पुनः उसे लौटा दे, तो उसे हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ, यानी लौटा दे यानी भेज दे। जैसे ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे समझिए ये बोर्ड है, इससे यदि हम टकरा जाएंगे तो ऐसा समझिए कि इसका घनत्व बहुत ज्यादा है, हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, हम इसको अंदर से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, है ना। इधर हम जा पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है। तो घनत्व ज्यादा है तो स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसका स्पीड कम हो जाएगा? प्रकाश का स्पीड कम हो जाएगा। तो घनत्व अधिक रहने से प्रकाश का वेग घट जाता है और घनत्व कम रहने से प्रकाश का वेग बढ़ जाता है। तो आप परावर्तक पृष्ठ अभी समझ गए हैं कि प्रकाश की किरण जो है किसी सतह से टकराने के बाद जब उसी माध्यम में लौट आती है, ऐसे आई और ऐसे ही आगे, है ना। ऐसे टकराने के बाद इसी दिशा में इसको लौटना पड़ा, इसको इज्जत फनिया नहीं मिला, ठीक ना। ऐसे आया और ऐसे ही लौटा दिया, बोला चलो भागो ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ है, इसीलिए तो ऐसा किया।
यदि यह हम क्या करते, ये पेंट को मिटा देते, पेंट नहीं, तो ये सीधी ये पार करते हुए क्रॉस कर जाती है ना, इसको पूरा पार कर जाती है किरणें। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व कम हो जाता। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि प्रकाश की किरण जो है कब, कैसा और कहाँ कैसा व्यवहार करती है ना। तो कैसा व्यवहार करता है अभी हम समझते हैं प्रकाश की किरण के बारे में। अब इतना याद रखिएगा, हल्का को विरल कहेंगे, विज्ञान की भाषा में हल्का को हम क्या कहेंगे, विरल, और भारी को हम क्या कहेंगे, सघन। हल्का को विरल और भारी को सघन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां मान लिया जाए हवा ले लेते हैं और यहां ले लेते हैं पानी यानी जल, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां कोई प्रकाश का किरण ऐसे आया, ऐसे प्रकाश का किरण आ गया, आने के बाद इसको पास करेगा और यह क्या है, पानी है। अब एक चीज आता है अभिलंब, क्या आता है, अभिलंब यानी 90 डिग्री। यहां कोई हम लंब खींच देते हैं ऐसे। अब क्या है, यहां से प्रकाश का किरण चली, चलने के बाद इसको क्रॉस तो करना होगा, और यहाँ क्या है, पानी है, और पानी पारदर्शक है, ये हवा है, ये पानी है। अब ऐसे सोचिए, दोनों में हल्का कौन हो सकता है, हवा की पानी? निश्चित है हवा हल्का हो सकता है। इसका मतलब हवा जो है एक माध्यम हो गया, और वो माध्यम क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, ठीक है। हवा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। क्यों? क्योंकि वो हल्का है, तो इसको हम कह सकते हैं विरल। अब इसको, हवा को हम क्या कह सकते हैं, विरल माध्यम। और चूंकि इससे पानी क्या है, भारी है, इसको हम कह सकते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है। आप इसको समझते जाइए, इसको हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम। हवा हो गया विरल माध्यम चूंकि वो हल्का है, और जल हो गया सघन माध्यम क्योंकि वो भारी है। विरल माध्यम यानी इसका घनत्व कम है। विरल माध्यम का मतलब क्या है, इसका घनत्व कम हो गया। विरल माध्यम का मतलब हो गया इसका घनत्व जो होगा यहाँ कम होगा, इसका घनत्व जो होगा ये कम होगा, और यहाँ का घनत्व जो होगा ये अधिक होगा, ठीक है। अब एक बात, जिसका घनत्व कम रहेगा इसका मतलब समझ लीजिए उसका पावर कम है, उसका शक्ति कम है, ठीक है। और जिसका घनत्व अधिक है इसका शक्ति ज्यादा है, ऐसे समझिए। अब यहां से किरण तो चली थी, है ना, ये बिल्कुल हल्का है, हल्का चीज में ये घूम रहा है ना। जैसे कि ये पेन को ले लीजिए आप, मार्कर को, है ना, ये हल्का आराम से उठा सकते हैं इसको, है ना। लेकिन अब 10 किलो का हम कोई बोझ ले लेंगे या 20 किलो का, तो कितना भारी हो जाएगा, है? बहुत परेशानी होगा किसी न किसी तरह से। हो सकता है हम बैठ जाए, उतना एनर्जी नहीं होगा तो हम बैठ जाए, नहीं ले जा पाए। माथा में मान लीजिए मेरा 50 किलो का रख दीजिएगा वजन, हम नहीं सह पाएंगे तो क्या होगा, हम बिल्कुल गिर जाएंगे, है ना। अब ऐसे समझिए, क्योंकि वो भारी है, भारी यानी क्या है, सघन है, और सघन हमारा बिगाड़ दिया। जब 50 किलो का बोरा मेरा माथा में दे दीजिएगा तो वो सघन है। सघन है मतलब क्या, उसका पावर ज्यादा है, यानी वो भारी है और हमारा कुछ न कुछ बिगाड़ देगा, ठीक है। यानी हमको एकदम आराम से ऐसे बैठा देगा, ठीक है, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन विरल यानी, और वही आयतन में यदि रुई रहेगा हमारा माथा में तो उसका वजन तो कम रहेगा, है ना। रुई का आयतन भले ज्यादा रहेगा लेकिन वजन क्या रहेगा, कम रहेगा। तो हम आसानी इसको इधर से उधर ले जा सकते हैं क्योंकि वो विरल है, ऐसे समझिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये विरल है और ये सघन है। अब इसको बताने के पीछे क्या कारण है कि यहाँ लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कि प्रकाश किधर से किधर जाएगा। जब विरल से सघन में जाता है तो किधर जाएगा, और सघन से विरल में जाएगा तो किधर जाएगा। आज के बाद आपको कभी समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये विरल है यानी हल्का है, यानी इसका पावर बहुत कम है, और जिसका पावर कम रहता है ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, ठीक ना। अब यहां से यहां आ गया, इसको जाना चाहिए सीधा ऐसे, ऐसे पार हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एरिया किसका है, ये एरिया किसका है, पानी का। और पानी क्या है, विरल है, और ये पावरफुल है, शक्तिशाली है, ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। आप भी शक्तिशाली रहेंगे तो अपने से कमजोर क्या करेंगे, आसानी से इसको दबोच लेंगे, खींच लेंगे अपनी ओर, है। और आप कमजोर रहेंगे तो आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ये प्रकाश तो ऐसे आ गया और ऐसे सीधा निकलना चाहिए, लेकिन इसका यहाँ पावर नहीं चलेगा। इस यहाँ पावर किसका चलेगा, पानी का। इधर पूरा लबालब पानी भरा हुआ है, और पानी का जो घनत्व होता है, पानी का जो घनत्व होता है किससे अधिक होता है, हवा से अधिक होता है। घनत्व अधिक हो गया, इसका मतलब पावर इसका ज्यादा हो गया, यानी ये इधर निकलना चाहेगा लेकिन ये बेचारा उधर जा नहीं पाएगा, इसको खींच लेगा अपनी ओर, है ना। यानी ये अभिलंब है, ये पूरा अभिलंब की ओर खींचा चला आएगा,
नहीं चाहते हुए भी इधर आना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास कोई पावर अब नहीं रह गया है, वो क्या करेगा, है ना। तो आप देखें कि विरल माध्यम यानी हल्का माध्यम से जब सघन माध्यम यानी भारी माध्यम में जाता है तो इसका पावर ज्यादा रहता है, इसलिए अभिलंब की ओर खींच लेता है। अब इसको आप रटने का कोई झंझट नहीं है, आप इतना याद रखेंगे, हल्का से भारी में जाएगा तो उसका पावर तो ज्यादा रहेगा, तो अभिलंब की ओर खींच लेगा, वो जा नहीं पाएगा, है ना। अब हम उल्टा करते हैं, मान लिया जा यहाँ मान लिया जा ये पानी रहता यानी जल रहता, ठीक है, यहाँ जल और यहाँ क्या रहता, हवा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या है, जल है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से लाइन दे देते हैं, यहाँ समझाते हैं, ठीक है। यहाँ जल है और यहाँ क्या है, हवा है। अब यहां से प्रकाश चली ऐसे, तो इसको सीधा पार हो जाना चाहिए था, है ना, इसको सीधा पार हो जाना चाहिए था, लेकिन हम क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ एक अभिलंब दे देंगे, अभिलंब यानी 90 डिग्री, क्या दे देंगे, अभिलंब दे देंगे 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे पार हो जाना चाहिए था, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ जल है, यहाँ भारी था, क्या था, भारी था। भारी का मतलब आप ऐसे समझिए सघन था, क्या था, सघन माध्यम था, यानी इसका पावर ज्यादा था, इसको जकड़ के अपनी ओर खींच के रखा था, प्रकाश की किरण को अपनी ओर दबोच के रखा था, क्योंकि उसका पावर ज्यादा था, क्योंकि वो सघन माध्यम था। अब सघन से जैसे हवा यानी विरल माध्यम आ गया, ये हवा है, ये क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है ना, ये क्या है, विरल माध्यम है। तो यहां से यहां आना चाहिए था सीधा, लेकिन अब इसका पावर बढ़ गया, क्योंकि यहाँ इससे तो हल्का है ना, हवा क्या है, हल्का है, विरल माध्यम यानी इसका पावर बिल्कुल कम है। पानी से पावर किसका कम है, हवा का, क्योंकि वो हल्का है, और हल्का कुछ किसी का बिगाड़ नहीं पाएगा, ये अपनी ओर थोड़ा सा भी नहीं सटा पाएगा, और ये गुस्सा से और इधर भाग जाएगा, है ना। ये क्या करेगा, जाना चाहिए इधर, लेकिन और इससे दूर भाग जाएगा, इससे यानी अभिलंब से दूर हट जाएगा। इसको आना चाहिए ऐसे, लेकिन अभिलंब से दूर हट गया, देखिए यहां से यहां तक हट गया, कितना डिग्री कोण से हटा, और ये इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन ये इधर सट गया, है ना। जब भारी था तो अपनी ओर खींच लिया, जब हल्का था तो इसको सटा नहीं पाया, इसका पावर काम नहीं किया और ये इधर चला गया। तो आप देखें कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। अब इसको रटने का कोई झंझट नहीं है, और सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम में आएगा, सघन से विरल में आएगा तो दूर हटेगा, और विरल से सघन में आएगा क्या होगा, अभिलंब की ओर सटेगा, है ना। इतना याद रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे देखिएगा मित्रों, अब क्या है, अभी आप लोगों ने देखा सघन माध्यम से विरल माध्यम और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जब प्रवेश करेंगे तो क्या होगा। अब आप जानिए अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अभी जस्ट आप लोगों को मैंने समझाया कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, उसका दिशा भटक जाएगा, है ना, दिशा में परिवर्तन होगा, यानी उसका अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन का मतलब क्या हुआ, अपने रास्ते से भटक जाना, है ना। मान लिया जाए मुझे जाना है आगे, ऐसे हम जाना है ना, लेकिन हम रास्ता भटक गए और ऐसे चल गए, यानी हमको कोई ना कोई डिस्टर्ब किया। मान लिया जाए, ऐसे समझिए हम इधर इस ओर जा रहे हैं, ठीक है, ये बोर्ड की ओर, लेकिन जाते जाते क्या हमको बोर्ड मिला और हम टकरा गए और हम आगे नहीं बढ़ पाए। इसका मतलब हमको कोई ना कोई डिस्टर्ब किया, है ना, ये बोर्ड मुझे डिस्टर्ब किया। अब ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड तो डिस्टर्ब कर गया, इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपको अपवर्तन समझने में दिक्कत नहीं होगा। यानी प्रकाश तो चली थी, लेकिन किसी ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। अब आप पानी को ध्यान दे दीजिएगा, मान लिया जाए ये नदी है, नदी ये बहती हुई जा रही है ना, नदी बहती हुई जा रही है, और यहाँ बहुत बड़ा पहाड़ मिल गया, क्या मिल गया, पहाड़ या कुछ भी आप कल्पना कर लीजिए, बहुत बड़ा चट्टान मिल गया। चट्टान मिलने के बाद मान लिया जाए इसे वो नहीं तोड़ पाएगी, है ना, चट्टान को नदी नहीं तोड़ पाएगी, तो क्या करेगी, ये रास्ता बदल लेगी और ऐसे इस तरह से इस दिशा में वो बह जाएगी, है ना। यानी इसको कोई ना कोई डिस्टर्ब किया, कौन डिस्टर्ब किया, ये चट्टान या तो पर्वत, ये यहाँ से नदी चली थी लेकिन कोई डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ रास्ता नहीं मिल पाया और ये रास्ता अपना मोड़ ली।
इसी तरह से प्रकाश कहीं न कहीं से आने के बाद उसको कोई न कोई डिस्टर्ब कर देता है, उसका रास्ता को चेंज कर देता है, उसका दिशा को भटक जाता है वो खुद से, है ना। प्रकाश क्या करता है, अपना दिशा से भटक जाते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, अपवर्तन। अब दूसरी भाषा में इसको कहते हैं मुड़ना, यानी प्रकाश का मुड़ जाना, है। देखिए, मान लिया जाए यहाँ जल है और यहाँ क्या है, हवा है। यहाँ से यहाँ प्रकाश यदि आएगा ऐसे, अभी हम समझाए तो इसको आना चाहिए ऐसे, सीधा पार हो जाना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होगा। फिलहाल हम क्या करेंगे, अभिलंब डालेंगे, है ना। क्या करेंगे, अभिलंब डालेंगे। ऐसे आने के बाद आप देखिए कि सघन माध्यम और ये विरल माध्यम है, यानी ये हल्का है और ये भारी है। हल्का जब रहेगा इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये अपनी ओर सटा नहीं पाएगा और ये क्या करेगा, अविलंब से दूर हट जाएगा। देखिए इसका रास्ता भटक गया, ये रास्ता यहाँ था लेकिन इतना डिग्री कोण से ये भटक गया। इसको ऐसे जाना चाहिए था तो यहाँ कुछ न कुछ थीटा यानी कोण बना और इतना डिग्री से क्या हुआ, ये भटक गया। इसका मतलब इसका अपवर्तन हो गया, ये प्रकाश का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। अब हवा से फिर पुनः पानी में ये प्रवेश करेगा। मान लिया जाए ये पानी में प्रवेश किया और इसको जाना चाहिए ऐसे, सीधा निकलना चाहिए, लेकिन हवा से यहाँ मान लिया जाए ये फिर से ये जल में आ चुका है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया विरल माध्यम यानी हल्का, और ये सघन माध्यम भारी। जब भारी हुआ तो क्या करेगा, भारी का पावर ज्यादा रहता है और ये अपनी ओर सटा लेगा, ऐसे ऐसे अभिलंब की ओर सटा लेगा। तो इसका दो बार इसका रास्ता भटक गया। एक बार जाना चाहिए था इधर और चल गया, इतना डिग्री कोण से भटक गया, ऐसे चल गया, और फिर जाना चाहिए ऐसे, इसको ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन इतना डिग्री कोण से इधर थीटा कोण से ये भटक गया, ऐसे अभिलंब की ओर आ गया। इसका मतलब इसका दो बार क्या हुआ, अपवर्तन हो गया, इसका दो बार रास्ता भटक गया। अब आप समझ गए होंगे अपवर्तन क्या है, कि प्रकाश के रास्ता को भटक जाना, यानी कुछ न कुछ डिग्री के कोण से वो भटक जाना। अब ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन से ही बनता है अपवर्तनांक। अपवर्तन और अपवर्तनांक एक दूसरे से संबंध है। अपवर्तन से क्या बनता है, अपवर्तनांक। अपवर्तन मतलब प्रकाश का दिशा जो है वो भटक जाना, अपने रास्ते से भटक जाना। लेकिन यदि भटका है तो कितना भटका, उसको हम कैसे मापेंगे। मापने के लिए जैसे आपका वजन कितना है, कितना किलोग्राम, किलोग्राम ऐसा तो नहीं कि आप लीटर में माप लेंगे अपने आप को, है ना। मान लिया जाए आपके बॉडी में कितना एनर्जी है, तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम से माप पाएंगे, मीटर से माप पाएंगे, नहीं, उसे हमको जूल से मापना चाहिए, यानी जो जिसका यूनिट है, इकाई है, उसी से हम माप पाएंगे। तो यही बात है अपवर्तन और अपवर्तनांक। जब आप अपवर्तन समझ जाएंगे तो अपवर्तनांक भी समझ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ प्रकाश आने के बाद इसका रास्ता भटक गया, है ना, रास्ता भटक गया, तो ये हो गया अपवर्तन। लेकिन भटका, रास्ता तो भटक गया, यानी कितना डिग्री कौन से भटका, रास्ता तो भटका, उसको मापेंगे कैसे, कितना डिग्री कौन से भटका, उससे ही हम अपवर्तन से हो गया अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तन में नांक है, यानी अपवर्तन, नांक यानी अंक है। अपवर्तन में यदि हम अंक जोड़ देते हैं तो अपवर्तनांक हो जाता है, यानी मुड़ा, रास्ता तो भटक गया लेकिन कितना डिग्री से, अंक, कितना डिग्री का अंक आया, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री कुछ तो आया होगा, यानी अंक आया, इसलिए अपवर्तन से क्या हो गया, अपवर्तनांक। समझ में आ गया ना, क्या हो गया, अपवर्तनांक। तो अपवर्तन और अपवर्तनांक आप समझ गए हैं। ये थ्योरी आप बढ़िया से पढ़ लेंगे, उसके बाद यदि आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए फिलहाल समझने पे जोर दीजिए, अभी लिखने पे जोर नहीं दीजिएगा, ठीक है। अब आप अपवर्तन भी समझ गए और अपवर्तनांक भी समझ गए, है ना, अपवर्तन और अपवर्तनांक। अब परावर्तक पृष्ठ तो समझ गए थे, अब परावर्तन क्या है। परावर्तक पृष्ठ के बाद हम परावर्तन बताना भूल गए थे, ध्यान दीजिएगा। हम इधर आ गए अपवर्तन की तरफ, है ना। तो परावर्तन और अपवर्तन सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों अलग है। अपवर्तन मतलब उसका रास्ता क्या होना, भटक जाना, और अलग रास्ता से अलग कोण मोड़ के और वो दूसरे रास्ता में चले जाना। लेकिन परावर्तन क्या है, उसको रास्ता ही नहीं मिलता है, सीधा वापस आ जाता है पीछे, है ना। इसको मान लिया जाए, ये परावर्तन का यदि हम उदाहरण देते हैं, मान लिया एक कांच है ना, यहाँ से प्रकाश टकराने के बाद इसको क्रॉस तो नहीं कर पाएगा ना, इसी दिशा में इसको लौटना पड़ेगा, इसी दिशा में इसको लौटना पड़ेगा, और आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसको बिल्कुल लौटा दिया तो ये परावर्तित किरण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपवर्तित, है ना, आपतित, आपतित किरण। और आपतित यानी आने वाली किरण, आने वाली किरण के बाद इसको कोई डिस्टर्ब कर दिया, वो जाने का कोई रास्ता नहीं मिला और पुनः उसी माध्यम में लौट गया, इसी माध्यम में लौट गया, इसलिए आपतित के बाद क्या हो गया, परावर्तित। क्या हो गया, परावर्तित। ये परावर्तित किरण हो गया, है ना, समझ रहे हैं ना, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण।
अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आप प्रकाश का अपवर्तन समझ चुके हैं। अब परावर्तन को देखिए। परावर्तन, मान लिया जाए यहां कोई दर्पण है। ये क्या है? समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण है ये। और इधर हम क्या किए? पेंट कर दिए। ठीक है। अब पेंट कर देने के बाद प्रकाश इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसका घनत्व इतना ज्यादा है, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब यहां से प्रकाश ऐसे चली, आने के बाद क्या हुआ? इसको रास्ता नहीं मिला और जिस माध्यम से आया था ना, उसी माध्यम में चली गई। ठीक है। जिस माध्यम से प्रकाश आए थे उसी माध्यम में लौट के चले गए। और लौटने के बाद यहां देखिए, ये आ रही है इधर से, इसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। और यहां से आने वाली किरण को क्या कहते हैं? अभी हम बताए थे, आपतित किरण। और आने के बाद, टकराने के बाद, क्योंकि ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक मतलब ये परावर्तित कर देगा, इसको लौटा देगा, इसको जाने नहीं देगा। समझे ना? परावर्तक का मतलब ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका मतलब ये लौटा देगा, इसको जाने का रास्ता नहीं मिलेगा और इसी रास्ता में इसको लौटना पड़ेगा। इसलिए आपतित किरण ये हो गया, और लौटा दिया इसलिए परावर्तित किरण हो गया। परावर्तित किरण। अब इसका उदाहरण समझिए। मान लिया जाए एक यहाँ शीशा ऐसे रख देते हैं, उधर से टॉर्च मारते हैं तो ये शीशा में जो है ना, यानी दर्पण में पार तो नहीं हो पाएगा, और क्या करेगा? प्रकाश को ऐसे लौटा देगा। इधर से आया ऐसे और ऐसे लौटना पड़ेगा ऐसे, यानी आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण, और जाने वाली को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है। अब आपतित और परावर्तित किरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है। अब क्या करेंगे? यहां हम एक अभिलंब ले लेंगे, यानी 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, आने वाली किरण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, कुछ न कुछ तो कोण बनेगा, है ना? आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और ध्यान दीजिएगा, जो किरण लौट गई यानी परावर्तित हो गई, और अभिलंब के बीच में भी यहां भी तो कोण बना, यहां भी कुछ न कुछ थीटा कोण बना, 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी जो भी बनेगा। तो ये जो कोण बना इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब याद रखिएगा, अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब परावर्तन का नियम क्या है? पहला नियम क्या है? परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? एक नंबर में देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी ये कोण और ये कोण के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना? दूसरा नंबर में क्या है? देखिए, आने वाली किरण यानी आपतित किरण, जाने वाली किरण यानी परावर्तित किरण, और अभिलंब देखिए तीनों एक ही बिंदु पर है ना? ये भी एक नियम है, तीनों कहाँ होते हैं? एक ही बिंदु पर। तो आप अपने से लिख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, जैसे आप लिखेंगे। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, फिर क्या है? जाने वाली किरण यानी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आने वाली किरण और जाने वाली किरण, है ना? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में। ये परावर्तन के नियम है, प्रकाश के परावर्तन का ये क्या है? नियम है। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे।
अब एक क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, जब इतना कुछ आप जान चुके हैं, अपवर्तन भी आप जान लिए, परावर्तन भी जान लिए, है ना। अब हम जानेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उसका कारण क्या है। क्या तारे वास्तव में टिमटिमाते हैं? देखिए, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, वैसा लगता है मुझे। ऐसा कैसे होता है, अभी हम समझते हैं। अब दो क्वेश्चन है। सूरज का रंग सुबह एकदम रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी खून की तरह। शाम को भी वही बात है, यानी सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा, सूर्य का रंग जो है रक्ताभ प्रतीत होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और तीसरा क्या है आसमान नीला क्यों दिखाई देते हैं, आखिर उसका क्या कारण है, हम जानेंगे। श्वेत प्रकाश यानी प्रकाश है 7 रंगों का मिश्रण है। कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो आपके पास यदि प्रिज्म होगा, नहीं होगा तो आप अपने विद्यालय में अपना शिक्षक से बोलिएगा दिखाने के लिए, तो वो प्रिज्म आपको दिखा पाएंगे शायद। तो प्रिज्म इस आकार का होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सूर्य के प्रकाश को पास करने का कोशिश करेंगे। ये आपका श्वेत प्रकाश है ना, यानी सादा प्रकाश, इसको हम क्या कहेंगे, श्वेत प्रकाश, ठीक है। श्वेत प्रकाश जैसे ही प्रिज्म से, ये प्रिज्म है आपका, ठीक है, ये त्रिभुजाकार जो है ग्लास का, ये कांच का जो स्लैब होता है ना, हाँ, ये त्रिभुजाकार होता है, इसे क्या होता है, हम लोग प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म, ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, प्रिज्म। अब यहां से क्या करेंगे, ये पास करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो हवा है, यहाँ क्या है, हवा है, और हवा में क्या होता है, घनत्व तो बहुत कम होता है, यानी शून्य होता है। शून्य तो नहीं कह सकते हैं, हवा का कुछ न कुछ तो घनत्व होगा। निर्वात में शून्य होता है घनत्व, और यहाँ क्या होगा, घनत्व कम रहेगा। और घनत्व जब कम रहता है तो हम पहले बता चुके हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम। और विरल माध्यम से जैसे ही कांच यानी हल्का से भारी में जा रहा है, इसका मतलब ये सघन माध्यम हो गया, और सघन माध्यम का पावर जो है ना ज्यादा होता है, ठीक है। सघन माध्यम के क्या होता है, पावर ज्यादा होता है। और अब क्या करेगा, प्रकाश को सीधे नहीं निकलने देगा, इसको निकलना चाहिए था ऐसे, है ना, ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन इसका पावर ज्यादा है, क्योंकि ये सघन माध्यम है, इसको निकलने नहीं देगा। अब निकलने नहीं देगा तो क्या करेगा, उसका रास्ता को मोड़ देगा, है ना, रास्ता को क्या करेगा, मोड़ देगा। और रास्ता मोड़ना यानी रास्ता भटकना। जब रास्ता भटक जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। यानी किसका रास्ता भटक गया, प्रकाश का, यानी प्रकाश का अपवर्तन हो गया, यानी 7 रंगों में बढ़ जाएगा। प्रकाश वास्तव में 7 रंगों का मिश्रण है, ये 7 रंग में बढ़ जाएगा, है ना, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे, है ना, ये 7 रंग में बढ़ जाएगा। कितना रंग में बढ़ जाएगा, 7 रंग में। अब यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 7 रंग में जो बटेगा, सबसे ऊपर कौन होगा और सबसे नीचे कौन होगा, है ना। आप एक ट्रिक पढ़े होंगे, वी बग्योर यानी बेनियाह पिनाला। बेनियाह पिनाला आप पढ़े होंगे, याद रखने के लिए, बेनियाह पिनाला। सुनिएगा, बे से बैगनी, नीला आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसे आप चाहे तो नोट कर ले। यानी इस तरह से स्पेक्ट्रम बनेगा प्रकाश का। ये प्रकाश सीधा श्वेत प्रकाश आने के बाद इसको 7 रंगों में विभाजित कर दिया, कौन, प्रिज्म कर दिया, क्योंकि प्रिज्म है सघन माध्यम और यहाँ हवा है विरल माध्यम। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने से, यानी ये हल्का है और ये भारी है, और भारी का पावर होता है, और क्या करेगा, अपनी ओर मोड़ देगा, इसको सीधा निकलने नहीं देगा। तो अपनी ओर मोड़ दिया, विलंब की ओर मोड़ दिया, और ये क्या किया, 7 रंगों में बांट दिया, है ना। कितने रंगों में, 7 रंगों में। तो सबसे पहले कौन आया, बे यानी बैगनी, तो ऊपर में क्या चला गया, बैगनी, है ना। उसके जस्ट बगल में क्या है, नीला, क्या है, नीला। और सबसे नीचे कौन आ गया, लाल आ गया। अब समझना है, सबसे ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य होता है ना, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य जो होता है लाल रंग का होता है। और जैसे जैसे हम इधर आएंगे, लाल, नारंगी, पीला, और उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, घटते जाएगा। यानी सबसे कम तरंग दैर्घ्य यदि है, तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या हुआ, एक तरह का पावर कह सकते हैं, उसका शक्ति, है ना। यानी सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है, बैगनी का। इससे ज्यादा किसका है, नीला का। उससे ज्यादा क्या है, आसमानी का। और उससे ज्यादा क्या है, हरा का, है ना। और सबसे ज्यादा क्या है, लाल का। ध्यान दीजिएगा, जिसका ज्यादा पावर रहेगा ना, उसको जल्दी से कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, है ना। और कम पावर रहेगा, उसको कुछ भी कर देगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब देसी मुर्गा आप देखे होंगे, ये क्या है, देसी मुर्गा, है ना। और एक होता है फॉर्म वाला, जो, है ना, अलग वैज्ञानिक तरीके से जो तैयार हुआ है,
अब ध्यान दीजिएगा, इसका एनर्जी बहुत कम होता है, इसका उतना दिमाग भी नहीं होता है, और जहां का तहां जो है पड़ा हुआ रहता है, सुस्त रहता है, ये भाग नहीं पाता है। और ये देखिएगा बहुत देसी क्या होता है, देसी जो होता है बहुत फुर्तीला होता है, जैसे तैसे आप उसको जल्दी से पकड़ नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि इसका पावर ज्यादा है। ये ज्यादा हैवी है, ये भारी है, लेकिन दिमाग भी इसका तेज है, और ये क्या है, इसका पावर भी ज्यादा है। इसको चाहेगा तो क्या करेगा, लहूलुहान भी कर सकता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये सबसे तरंग दैर्ध्य किसका हो गया कम, बैगनी का, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम यानी उसका पावर कम, और जिसका पावर कम वो एक जगह मजबूती से खड़ा नहीं रह पाएगा, वो बिखर जाएगा। क्या होगा, बिखर जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, शीशा को कोई चीज से मारिए तो तुरंत बिखर जाएगा। ये हमारे सामने शीशा क्या है, इसको मारेंगे हल्का सा चोट, ये बिखर जाएगा, लेकिन इसके सामने लोहा रखेंगे, इसके सामने जब हम लोहा रखेंगे या कुछ भी रखेंगे तो वो उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यही बात यहाँ भी है, जब ये बैगनी का क्या हो गया, ये तरंगदैर्ध्य बहुत कम है, यानी इसका पावर समझ लीजिए कि कम है। जब पावर कम है तो सूरज के प्रकाश यानी सूर्य से चला था, सारा प्रकाश कहाँ चला था, सूर्य से। आते आते धरती तक आते आते सब बिखेर गया। सबसे पहले कौन बिखेरा, बैगनी और नीला। सबसे पहले कौन बिखरा, बैगनी और नीला। और ये धरती तक आते 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 ये सब बिखेर के समाप्त हो गया। सबसे पहले बैगनी और नीला आसमान में बिखेर गया सबसे पहले, चूंकि इसका क्या है, तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, और सबसे ज्यादा यही बिखेरा, दोनों रंग बिखेरा, जिस कारण हमें आसमान नीला रंग और बैगनी रंग। सुनिए, नीला और बैगनी दोनों पहले बिखेर गया क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम है। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि नीला और बैगनी दोनों बिखेरा तो हमको नीला दिखाई देना चाहिए, बैगनी दिखाई देना चाहिए, नीला क्यों दिखाई दिया, या तो दोनों का मिक्सर कलर दिखाई देना चाहिए। इसके पीछे भी कारण है। ध्यान दीजिएगा, आंख के प्रभावी रंगों में से, आंख का जो प्रभावी रंग है उसमें से सबसे ज्यादा रीड किसको करता है, नीला को। बैगनी को उतना रीड नहीं कर पाता है। वैसे बिखेरा है बैगनी सबसे ज्यादा, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम है, सबसे बिखेर गया है ना। तो जो चीज ज्यादा बिखेरेगा वही ज्यादा दिखेगा। तो बिखेर गया यानी पूरा फैल गया, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य कम था। ये दोनों बिखेरा, लेकिन हमारी आंख का जो पावर है, हमारे आंख के प्रभावी रंगों में से जो पावर होता है ना, सबसे ज्यादा रीड किसको करता है, नीला को। इसलिए आसमान हमको नीलाय दिखाई दिया, है ना। अब आपको क्लियर हो गया, यानी प्रकाश का अपवर्तन हो गया। यहाँ प्रकाश ऐसे चला था और प्रकाश रास्ता से भटक गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। प्रकाश का जब अपवर्तन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, यानी प्रकाश का रास्ता भटक गया। अब प्रकाश का रास्ता भटक गया, है ना, प्रकाश का क्या हुआ, रास्ता भटक गया। और सबसे पहले कौन बिखेर गया, बैगनी और नीला, इसलिए आसमान नीला दिखाई दिया। लेकिन अंतिम समय तक धरती तक आते आते टिका रहा कौन, लाल। क्यों टिका रहा, क्योंकि उसका पावर ज्यादा था, और जिसका ज्यादा पावर रहता है, अभी हम क्या बोले, लोहा को आप कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, और जैसे के तैसे वो बना रहता है मजबूती से, इसी तरह से वो टिका रह गया। ये ज्यादा बिखेरा नहीं, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा था, और जो चीज रहेगा वही दिखेगा। तो आपको क्या हुआ, ये बिखेर गया तो आसमान में बिखेर गया। आसमान कैसा दिखाई दिया, नीला। और ये नहीं बिखेरा, ज्यों का त्यों एकत्रित रहा, इसलिए सुबह के समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई दिया, रक्ताभ यानी लाल, और शाम के समय भी रक्ताभ यानी लाल दिखाई दिया। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सुबह और शाम के समय ही रक्ताभ क्यों, दिन को भी होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, सुबह के समय हमसे यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है ना, और 12 बजे के समय दूरी घट जाता है, दोपहर के समय। अब सुबह और शाम के समय जब दूरी बहुत ज्यादा हो गया तो उसको आने में काफी क्या होगा, समय लगेगा। अब आते आते क्या हुआ, सारा रंग तो समाप्त हो गया। उतना दूर से जब चला था, सारा रंग, सातों रंग साथ में चला था, लेकिन आते आते चूंकि काफी दूरी तय करना पड़ रहा था, काफी दूरी तय करते करते सारा बिखेर के समाप्त हो गया, और बचा कौन, लाल रंग बचा। इसलिए सुबह के समय और शाम के समय भी वही बात है, सूर्य का रंग कैसा दिखाई देगा, लाल, यानी रक्ताभ प्रतीत होगा, और बाकी रक्ताभ प्रतीत नहीं होगा। यहां तक आप क्लियर कर लिए होंगे। तो हम चलते हैं, प्रकाश का मतलब अपवर्तन आप समझ गए, ये क्या है, अपवर्तन है। अब अपवर्तन हुआ, पहले भी हम देख चुके हैं, कितना कितना डिग्री से ये झुका, कितना कितना डिग्री कोण से झुका, यानी जितना डिग्री कोण से अपवर्तन हुआ, यानी मुड़ा। अपवर्तन मतलब क्या हुआ, मुड़ा। जितना डिग्री से वो मुड़ा वही हो गया अपवर्तनांक। क्या हो गया, अपवर्तनांक। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप अपवर्तनांक समझ चुके हैं, अब हम आगे चलते हैं। अब अपवर्तनांक जो समझ गए, ये क्या है, अपवर्तनांक है। इसी तरह से प्रकाश जो है, प्रकाश के सभी का वेग जो है अलग अलग होता है। प्रकाश के तरंग का वेग सबका अलग अलग होता है।
सभी रंग का अलग अलग होता है क्योंकि सबका पावर अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रकाश है ना, प्रकाश और प्रकाश का चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ क्या देख लिए, परावर्तक पृष्ठ। आप लोगों ने देखा सघन माध्यम, ठीक है, आप लोगों ने देखा विरल माध्यम। ठीक है, और क्या देखे, घनत्व, अपवर्तन, परावर्तन, ये सब आप पढ़ चुके है ना, अपवर्तन परावर्तन। अब जो बचा हुआ है आपका थोड़ा मोड़ा अगले क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, शायद आप भी बोर हो रहे होंगे, है ना। और यदि अंतिम समय तक आप देखे हैं तो शायद आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, और यदि आपको अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, इसमें और आपको क्या जानकारी चाहिए, है ना, ये सब बताने की कृपा करें। धन्यवाद।